देखिए फील्ड क्या है, वो तो इनविजिबल होता है, वो तो बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है जैसे कि उसकी डेफिनेशन में लिखा था। लेकिन अब कागज पे खाली जगह थोड़ा ना छोड़ेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वहां जगह उस जगह कुछ दिखाना तो पड़ेगा। तो बस उसी को दिखाने के लिए क्या है, द पिक्चर ऑफ द फील्ड लाइंस, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं लोग कि हमें चक्के दिखाओ, तो वो किस हिसाब से काटते हैं, वो इसी हिसाब से काटते हैं। ऐसे यूं दो लाइन पैरेलल और दो परपेंडिकुलर बनाते हैं, और उसमें से जो निकलता है वो जो पीस होता है उसका जो नोक होता है वो क्या बना रहा है, बेसिकली एक सॉलिड एंगल बनाता है। अब वो क्या है, वो किस हिसाब से एंगल बना रहा है कि उस मतीरे का, उस तरबूज का जो सरफेस एरिया है वो उसके सेंटर पे किस हिसाब से जो एंगल बनाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 25 और आज का टॉपिक लिया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस ये क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो कंसेप्ट है ये बहुत यूजफुल है किस चीज के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली कागज पर किस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस ड्राइंग को मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बस और कुछ नहीं। आइए आगे क्या कह रहा है कि द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, उसको दिखाने का तरीका है। देखिए फील्ड क्या है, वो तो इनविजिबल होता है, वो तो बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है जैसे कि उसकी डेफिनेशन में लिखा था। लेकिन अब कागज पे खाली जगह थोड़ा ना छोड़ेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वहां जगह उस जगह कुछ दिखाना तो पड़ेगा। तो बस उसी को दिखाने के लिए क्या है, द पिक्चर ऑफ द फील्ड लाइंस, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस की जो पिक्चर है, ये इसका ये जो कंसेप्ट है ये कौन इंट्रोड्यूस किया था, वाज इन्वेंटेड बाय द फेराडे इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में फेराडे ने ये फील्ड लाइंस कंसेप्ट लाया था। ही कॉल्ड देम लाइंस ऑफ फोर्स। स्टार्टिंग में उन्होंने लाइंस ऑफ फोर्स बोला था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, तो वो उसको रिलेट करते हुए इनको लाइंस ऑफ फोर्स उन्होंने बोला था इनिशियली। तो बट चूंकि ये जो टर्म है इज सम वॉट मिसलीडिंग, मिसलीड कर रही है फोर्स कैलकुलेट। भाई माइंड में इसको सुन करके आ रहा है फोर्स आ रहा है रादर देन फील्ड, बट दोनों कंसेप्ट अपन अलग अलग अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग। यानी कि इलेक्ट्रिक जो फॉर्मूला है एफ बराबर क्यू ई, वो उसमें फोर्स अलग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लिखते हैं। तो दिस टर्म इज समवॉट मिसलीडिंग, इसलिए सो द एप्रोप्रिएट टर्म द फील्ड लाइंस इज अडॉप्टेड। इसलिए बुक में आपके पास फील्ड लाइंस का जो एप्रोप्रिएट टर्म है वो बाद में फील्ड लाइंस के नाम से ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ और अडॉप्ट किया जाने लगा रादर देन लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये तो थी इसकी थ्योरी कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया कौन था, काम क्या आती है, बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और कुछ नहीं। अब यदि इसका अपन इवोल्यूशन देखिए कि किस हिसाब से ये पहले कैसे बनाते थे फिर अब, तो बेसिकली क्या है सर ये कि सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पिक्टोरियल। हमको ये तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, लेकिन इसको दोनों तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दोनों प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस रिप्रेजेंटेशन में एरोज अलग अलग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर एक सिंगल एरो है, दोनों में है तो सेम ही, दोनों चीजें मतलब दोनों का इंटरप्रिटेशन तो सेम ही आएगा कि दोनों चीजें तो एक जैसी ही बता रहेंगे कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वो जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह ज्यादा होगी उसी जगह पर यहां पर भी ज्यादा होगी, लेकिन बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि सब हेयर द लेंथ्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पर वेक्टर की लेंथ कितनी बड़ी है वो रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है। अब चूंकि इस चार्ज के पास में देखिए वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, सभी वेक्टर्स की लेंथ ज्यादा है, तो यानी कि इस चार्ज के पास में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर दूर जाते जाते एरो की लेंथ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और दूर जाएंगे तो और छोटी होती जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे एरो छोटा होता रहेगा, और एरो छोटा हो रहा है यानी कि उसकी लेंथ अगर कम हो रही है तो यानी कि उसकी क्या कम हो रही है, फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम हो रही है दूर जाते जाते। और इनिशियली एरो बड़ा है, उसकी लेंथ बड़ी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इस केस में क्या है कि सब हेयर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कहां पर जाता है? उस जगह पर जहां पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा मतलब यानी कि फील्ड लाइंस किस जगह पास पास मौजूद है और किस जगह दूर दूर मौजूद है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चार्ज के अगर पास वाला अगर आप एरिया कंसीडर करोगे, ये वाला एरिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहां पर और इन दोनों के बीच की दूरी कम है। फिर ये देखिए यानी कि इसके जस्ट पास वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो पास पास मौजूद है, करीब करीब मौजूद है। लेकिन जैसे ही इसके दूर जाएंगे, यहां तक की बात करेंगे, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये वाली फील्ड लाइन और इस फील्ड लाइन के बीच में दूरी बढ़ गई, जबकि यहां पर ये वाली फील्ड लाइन और इन दोनों फील्ड लाइन के बीच की दूरी कम थी। ये देखिए ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, जिस रीजन में फील्ड लाइंस डेंस होगी, पास पास मौजूद होगी, उस जगह पर तो आपकी फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, यानी कि फील्ड आपकी ज्यादा होगी, हाईली इंटेंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जिस जगह पर दूर होती जाएगी, ये गैप दूर होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। क्या यही चीज यहां पर भी बता रहा था? जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे एरो छोटे होते जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर अपन सॉलिड एंगल पढ़ेंगे। यहां तक नोट कीजिए 1 2 3 4। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द सॉलिड एंगल। क्या कहता है सॉलिड एंगल? आइए पढ़ते हैं इसको। इफ वन विशेस टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, देखिए हमने सेकंड रिप्रेजेंटेशन में देखा था चार्ज की कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कि अगर डेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, उसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, और डेंस नहीं होगी, कम डेंस होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। ठीक है, तो यदि हम विश यानी कि हम चाहते हैं कि एस्टिमेट करना फील्ड लाइंस की डेंसिटी को, फील्ड लाइंस की डेंसिटी को एस्टिमेट करना अगर हम चाहते हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे? भाई पता तो है कि डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक है, और डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कैसे करेंगे? अगर अपन चाहते हैं एस्टिमेट करना फील्ड लाइंस की, तो हमें किससे मुक्कालात करनी पड़ेगी? वन हैज टू कंसिडर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस। हमें वो जो फील्ड लाइंस निकल रही है, उस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या एरिया होगा, उसके पर यूनिट में नंबर ऑफ फील्ड लाइन से बातचीत करनी पड़ेगी, उसको कंसीडर करनी पड़ेगी। वही हमें क्या बताएगी? डेंसिटी बताएगी कि अच्छा पर यूनिट एरिया से 6 फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो अच्छा इसकी डेंसिटी कम है। पर क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया से या पर यूनिट एरिया से 10 फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो अच्छा इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इस हिसाब से अपन को ये मतलब बेसिकली किसको अपन को एक्शन में लेना पड़ रहा है? पर यूनिट एरिया को, जो कि परपेंडिकुलर हो लाइंस के। अब ये जो लाइन है, ये एक अपने आप में एक नया कंसेप्ट जनरेट कर दे रही है, जिसको अपन ही क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन लिखा है कि टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस ऑफ फील्ड लाइंस ऑन द एरिया, और इसी को क्या बोला गया है? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट। तो बेसिकली इसी में ही एक कंसेप्ट छुपा है, क्या? सॉलिड एंगल। ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए ही अपन को एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना पड़ रहा है, इसे अपन सॉलिड एंगल। बहुत ही आसान मैंने रिप्रेजेंटेशन वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आइए समझते हैं तो क्या होता है सॉलिड एंगल। पहले अपन देखेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल से। जिस अभी तक जो आप एंगल पढ़ते आ रहे हो उसे आप क्या बोलते हो? प्लेन एंगल बोलते हो। अभी तक कैसे एंगल पढ़ते हुए आ रहे हो आप? कि सब लेट अ स्मॉल ट्रांसवर्स लाइन एलिमेंट डेल्टा एल बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ से, देन द एंगल सबटेंडेड बाय डेल्टा एल एट ओ कैन बी गिवन एज। अभी तक हम जो एंगल पढ़ रहा है वो प्लेन एंगल है, यानी कि अपने पास एक लाइन होती थी और उस लाइन का अगर अपन दोनों किसी एक पॉइंट पर अगर देते थे, तो वो जो एंगल बनता था उसे अपन प्लेन एंगल बोल देते थे। या अगर एक सर्कुलर आर्क होती थी, अगर अपने पास एक लाइन नहीं है, अगर एक आर्क है, एक
बेसिकली है तो ये भी एक लाइन एलिमेंट ही, चाहे सर्कुलर आर्क का हो। तो वो जो अपने पास सेंटर पर जो लाइन जो एंगल सबटेंड करता था, यानी कि अपन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सर्किल पर, इसको आप ट्रीट कर सकते हो एज अ सेंटर ऑफ सर्किल अगर आप इसको सर्कुलर आर्क अज्यूम कर रहे हो जिसकी लेंथ डेल्टा एल है और रेडियस आर है। तो ये मान लेते हैं इस सेंटर पर कुछ डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इस लाइन। अब चाहो तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये एंगल सबटेंड हो रहा है एक 1D लाइन से जो कि कैसा है 2D है। ये एंगल अपने आप में कैसा है 2D है। तो ये अभी तक किस किस फॉर्मूले से दिया जाता था, डेल्टा एल बाय आर। ठीक इसी प्रकार सॉलिड एंगल होता है। तो लाइकवाइज इन 3 डायमेंशन, ये चल रहा है 2 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में क्या होता है, इसी की जैसा सॉलिड एंगल होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ स्मॉल परपेंडिकुलर प्लेन एरिया। इसमें ये जो प्लेन एंगल है ये लाइन के द्वारा सबटेंड किया जाता था, इसमें ये जो सॉलिड एंगल है ये एक एरिया के द्वारा सबटेंड किया जाता है। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो सबटेंड बाय स्मॉल परपेंडिकुलर प्लेन एरिया डेल्टा एस, इस एरिया को क्या बोला गया है, डेल्टा एस बोला गया है। एट अ डिस्टेंस आर, जो कि आर डिस्टेंस पे है, कैन बी रिटन एज, तो ये जो ओम, इसको बोलते हैं बच्चों ओम। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के जो है फिजिक्स वाले पोर्शन में, इसको अपन ओम का जो सिंबल है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो डेल्टा ओम ये क्या है, बेसिकली ओम इज द सॉलिड एंगल। यहाँ पर ओम क्या है, सॉलिड एंगल है। इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, जैसे थीटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है वैसे ओम इसको रिप्रेजेंट करने का। एस यहाँ पर सरफेस एरिया है बाय आर स्क्वायर। या ये जो चीज बनाई है ये मैंने एक एरिया बनाया है। ठीक है, इसको आप अज्यूम कर सकते हो एज अ एलिमेंट ऑफ कर्व्ड स्पेस। एक स्फीयर अज्यूम करो और उसका एक छोटा सा पोर्शन काट लो। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कि गर्मियां चल रही है, आपने मतीरा खाया होगा, तो मतीरे को आप अगर आप बीच में से इस प्रकार से काटोगे, उनके जो है मत जो तरबूज वगैरह जो सेल करते हैं उन वेंडर्स के मतलब वहां पर भी गार्निश करने के लिए, सजाने के लिए वो ऐसे काट के रखते हैं। तो वो अगर उनको बोलोगे कि हमें चक के दिखाओ तो वो किस हिसाब से काटते हैं, वो इसी हिसाब से काटते हैं। ऐसे यूं दो दो लाइन पैरेलल और दो परपेंडिकुलर बनाते हैं और उसमें से जो निकलता है वो जो पीस होता है उसका जो नोक होता है वो क्या बना रहा है, बेसिकली एक सॉलिड एंगल बनाता है। अब वो क्या है, वो किस हिसाब से एंगल बना रहा है कि उस मतीरे का, उस तरबूज का जो सरफेस एरिया है वो उसके सेंटर पे किस हिसाब से जो एंगल बनाता है, यानी कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ 2D एरिया, एक सरफेस एरिया जो एंगल बनाता है उसके सेंटर पे वो कैसा होता है, वो 3D होता है। तो 3D जो एंगल होता है उसी ही क्या बोला गया है, सॉलिड एंगल। इसको आप एज अ सेंटर ऑफ स्फीयर अज्यूम कर सकते हो, ये पूरा सा एक स्फीयर रहा होगा, उसका ये सेंटर है और उस स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा एरिया है ये डेल्टा एस। समझ रहे हो, और इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इतना ही आपके एक्सप्लेन कर रखा है सॉलिड एंगल। कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो इसकी चीजें और भी ज्यादा काम में आती है, इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज कह लो या फॉर्मूलेज कह लो। ठीक है, वो अपन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, इस लेवल पे। ठीक है, तो बस यही था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे जो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।